प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। कई दिन के बाद आपको क्लास मिल रही है। समस्या ये थी कि नवरात्र का समय चल रहा था और नवरात्र की वजह से शोर काफ़ी था भक्ति गानों का। इस वजह से वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाया। अब माहौल शांत है। 3 दिन बचे हुए पेट के पेपर में और इस 3 दिन के भीतर और जिसका 29 है उनके लिए कुछ समय एक्स्ट्रा। इन 4 दिनों के भीतर कुछ करंट देखेंगे, कुछ सब्जेक्ट देखेंगे, यानी मुख्य मुख्य पॉइंट पे ध्यान दे लेंगे। कुछ मैं मौखिक बताऊंगा, कुछ लिख करके। आपका काम यह है पूरी वीडियो को देखना और ध्यान से सुनना, जहाँ ज़रूरत लगे उसको उतार लेना। तो आज की वीडियो में पहले हम देखेंगे कुछ करंट, फिर उसके बाद देखेंगे आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। ठीक है, ऐसा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कम से कम एक बार अगर सुना भी रहेगा ना आपका, तो वो एग्ज़ाम में काम आएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, ध्यान रखिएगा ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी, लेकिन इसके बाद जो भी वीडियो आपको मिलेंगी वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, चलिए करंट देखते हैं। कुछ ऐसे करंट जो काफ़ी चर्चा में रहे, जिस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। जो पहला करंट है इसमें वो है अगस्त 2023 में अमेरिकी प्रांत जॉर्जिया ने अक्टूबर माह 2023 को हिंदू विरासत माह के रूप में घोषित किया। ध्यान रख लीजिएगा, देश पूछा तो अमेरिका, और अमेरिका का कौन सा प्रांत? तो प्रांत है जॉर्जिया। किस माह को इसने घोषित किया है? तो अक्टूबर माह वर्ष 2023। किस रूप में? तो हिंदू विरासत माह के रूप में। इस पॉइंट पे ध्यान बना करके रखना है। अगला करंट अपना है संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र। तो संयुक्त राष्ट्र जो है, ये संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा है, हर वर्ष इसका एक सत्र आयोजित होता है और जो इसके सदस्य देश हैं, यानी वर्तमान सदस्य संख्या 193। तो इन 193 देशों का कोई भी व्यक्ति, या हो सकता है उस देश का मुखिया हो या उस देश का जुड़ा हुआ कोई राजदूत हो जो संयुक्त राष्ट्र संघ में हो, वो उसकी अध्यक्षता करेगा बारी बारी से। ठीक है, तो दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो क्रम ध्यान में रखना है, कब से शुरू हुआ ये ध्यान में रखना है, अध्यक्ष कौन था ये ध्यान में रखना है। हम भारत में हैं तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया इसमें, ये ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो महासभा का 78वां सत्र शुरू कब से हुआ? 5 सितंबर 2023 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, अध्यक्ष कौन बनाए गए इस सत्र के? तो अध्यक्ष बनाए गए हैं इस सत्र के डेनिस फ्रांसिस। तो ये डेनिस फ्रांसिस है कौन? किस देश से इनका संबंध है? त्रिनिदाद एवं टोबैगो के राजदूत हैं यूएन में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में। तो इनको ही अध्यक्ष बनाया गया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? तो आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद एवं टोबैगो। हाँ, अमेरिका के बगल में ही पूर्व साइड में कैरेबियाई देशों के एक समूह में ये शामिल है। 1 जून 2023 को इनको निर्वाचित कर दिया गया था कि इस बार जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 78वां सत्र होगा उनके अध्यक्ष यही होंगे। भारत का प्रतिनिधित्व की बात करें तो भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना होगा कि 22 से 30 सितंबर के बीच एस जयशंकर अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर रहे और इसी आधिकारिक यात्रा के तहत 22 से 26 सितंबर 2023 तक इन्होंने प्रतिनिधित्व किया भारत का संयुक्त राष्ट्र महासभा के 18वें सत्र में। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। सदस्य देश अगर पूछे संयुक्त राष्ट्र के या संयुक्त राष्ट्र महासभा के, तो 193। स्थापना कब हुई थी इसकी? तो 24 अक्टूबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। सचिवालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क, यूएसए। इसके महासचिव कौन है वर्तमान में? महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस। किस देश से इनका संबंध है? तो ये हैं पुर्तगाल के। ठीक है, नेक्स्ट करंट पे आते हैं। G77 शिखर सम्मेलन। ठीक, इसकी चर्चा कम मिलती है, लेकिन ये ध्यान रख लेना है कि ये भी अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ ही एक सम्मेलन है। अभी समय कम है, इसलिए आगे जब वीडियो बनाएंगे तो उस पर पूरी चर्चा करेंगे। अभी ध्यान दे लेना है कि स्थान जहाँ ये G77 शिखर सम्मेलन हुआ, हवाना, क्यूबा। ठीक, समय था 15 से 16 सितंबर 2023। अध्यक्षता किसने की? तो क्यूबा में हुआ। तो क्यूबा के राष्ट्रपति हैं मिगुएल डियाज कैनेल। तो मिगुएल डियाज कैनेल ने इसकी अध्यक्षता की। सदस्य देश कितने हैं? तो यहाँ ध्यान रखना है कि अमूमन जैसे G20 अभी हुआ, तो G20 में हमने क्या देखा? 19 सदस्य देश थे और एक यूरोपीय संघ था। अब G20 में ही एक और संघ जुड़ गया, अफ्रीकी संघ। तो अब होगा 19 देश और 2 संघ, एक यूरोपीय संघ और एक अफ्रीकी संघ। वैसे यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ G77 दिया तो है, जब इसकी स्थापना हुई तो 77 ही थे, लेकिन वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या हो गई है लगभग 193।
34। अब ध्यान ये रखना है कि चीन इसका सदस्य है कि नहीं। तो चीन G77 का सदस्य नहीं है, परंतु इसका समर्थक है, इसकी बैठकों में भाग लेता है। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। भारत सदस्य है, ठीक, भारत सदस्य, लेकिन इस बैठक में भारत के किसी भी प्रमुख व्यक्ति ने भाग नहीं लिया। हाँ, ये भी थोड़ा सा जो है पढ़ने में नहीं आ रहा है कि G77 की जो बैठक क्यूबा में हुई, हवाना जगह है, क्यूबा देश है, यहाँ जो बैठक हुई वहाँ भारत की तरफ से किसने भाग लिया। अगर जब हमको मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि भारत सदस्य है। ठीक है, अगला जो नाम चर्चा में रहा वो था श्रेथा थाविशिन। इनको विशेष तौर पर ध्यान में रखिएगा। रीजन कि अपने पड़ोसी देश के हैं। तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, पार्टी इनकी है फ्यू थाई, इनकी पार्टी का नाम है फ्यू थाई। क्रम इनका है 30वां, यानी थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री ये बने हैं। थाईलैंड का पुराना नाम शियाम। ठीक है, 1939 के आसपास ये नाम चेंज हुआ और ये हो गया थाईलैंड। तो वहाँ बाद में कभी चर्चा करेंगे। अभी इतना ध्यान में रखिएगा कि श्रेया थाविसिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा थाईलैंड। इनकी पार्टी अगर पूछ ले तो फ्यू थाई, क्रम कौन सा है 30वां, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम। थाईलैंड बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है, लगभग 90% आबादी यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाली है। ठीक है, अब अगले करंट पे आइए। फोर्ब्स अमेरिका की एक पत्रिका है, आर्थिक पत्रिका। तो फोर्ब्स ने एक सूची जारी की है विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2023 नाम से, यानी 2023 में विश्व की किस किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी रही, सबसे बड़ी रही, जीडीपी को ध्यान में रख कर के। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, सितंबर 2023 में इन्होंने ये लिस्ट जारी की। इसके तहत ध्यान में रख लेना है कि पहले स्थान पर कौन सा देश है जिसकी अर्थव्यवस्था जीडीपी के अनुसार विश्व में सबसे अधिक है या सबसे बड़ी है। तो पहले स्थान पे है यूएसए, ठीक है, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान, चौथे पर जर्मनी, और ये ध्यान में रखना है भारत का स्थान 5वां, 6वां ब्रिटेन। तो 6वें पे ब्रिटेन हम यहाँ इसलिए गए कि कभी कभी पूछ लेता है कि भारत के पहले कौन है, भारत के बाद में कौन है। तो भारत के पहले चौथे पे है जर्मनी, और भारत ने पछाड़ा है किसको, ब्रिटेन को। तो भारत जीडीपी के आधार पर फोर्ब्स की सूची के अनुसार विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अब एक और मुख्य करंट देखिए। भारत के पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण। यूपीआई क्या है? यूपीआई जो आप मोबाइल से जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे गूगल पे हुआ, फोन पे हो गया, तो उसमें हमारी एक आईडी है। ठीक है, उसी आईडी के थ्रू ही उसी आईडी के द्वारा ही हम कोई ट्रांजेक्शन संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यूपीआई का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, ये ध्यान में रखिएगा, काफ़ी चलन में है, इसलिए कभी भी पूछ सकता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म, तो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस। अब भारत का पहला यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया, यानी अभी एटीएम को क्या लगाना पड़ता था, एक एटीएम कार्ड मिलता था, वो हम लगाते थे, जिसको हम डेबिट क्रेडिट कार्ड कहते हैं। ठीक है, तब पैसा निकलता था, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हमारा जो यूपीआई एड्रेस है हम उसको डालेंगे और पैसा निकल जाएगा। ठीक है, साथ में मोबाइल होना चाहिए। ध्यान रखना है कि अनावरण इसका किया गया 5 सितंबर 2023 को। कहाँ किया गया? जगह की बात कही जाए तो मुंबई में। ठीक है, और मुंबई में किस पर्पज से या किसी आयोजन में किया गया? तो मुंबई में इसी समय का आयोजन हुआ, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023। तो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के दौरान मुंबई में 5 सितंबर 2023 को भारत के पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया। ठीक है, आगे ध्यान में रखना है कि नाम इसका क्या है। इस एटीएम का नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया हिताची मनी स्मार्ट यूपीआई एटीएम। ठीक है, निर्माता कौन है इसका? तो हिताची लिमिटेड कंपनी है। इस कंपनी की एक सहायक कंपनी है हिताची पेमेंट सर्विसेज, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। किस देश की है? तो नाम से स्पष्ट है, जापान। ठीक है, तो जापानी कंपनी है हिताची लिमिटेड, और उसकी सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा इस पहले एटीएम का निर्माण किया गया है। पहले एटीएम का मतलब यूपीआई एटीएम। ठीक है, एक नाम और चर्चा में है, थर्मन षणमुगरत्नम। तो नाम से क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं भारतीय होने का आभास करा रहा है इनका नाम। तो ठीक है, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं। क्यों चर्चा में रहे? तो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने। तो ये विशेष तौर पे ध्यान में रख लीजिएगा कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं, भारतीय मूल के हैं,
सिंगापुर भी अपने पड़ोस में ही है, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनेगी कि सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति कौन निर्वाचित किए गए हैं या कौन बने हैं। 14 सितंबर 2023 को इनका निर्वाचन पूरा हुआ। अब एक और नाम ध्यान में रखिएगा, हलीमा याकूब। ठीक है, तो थर्मन षणमुगरत्नम ने जो हलीमा याकूब का स्थान लिया, और हलीमा याकूब इसलिए जानी जाती हैं कि हलीमा याकूब सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति हैं, ये भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो अभी आज ये 7 करंट पे मैंने चर्चा की, और इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ और करंट देखेंगे जो इस माह के हैं। हाँ, इतना मैं कह दूं कि पीछे आपको जाना है, प्ले लिस्ट में जाइए। हाँ, समस्या हो रही है कि आप लोग प्ले लिस्ट नहीं खोल पा रहे हैं, और बार बार बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, यूट्यूब ओपन करिए, सर्च पे जाइए, सर्च पे प्रारंभ क्लासेस लिख करके क्लिक करिए। उसके बाद आप देखेंगे नीचे हमारा लोगो बन के आ जाएगा, लोगो पे क्लिक करिए। जैसे ही लोगो पे क्लिक करेंगे नीचे आप देखेंगे वीडियो लिख करके आएगा, प्लेलिस्ट लिख करके आएगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर देना है। और वहाँ पे ध्यान रखिएगा जुलाई और अगस्त के करंट पड़े हुए हैं, मैंने विस्तृत तौर पे उसको पढ़ाया हुआ है। अगस्त के कुछ करंट बाकी हैं, वहाँ मैं जोड़ दूंगा इसी में। ठीक है, तो जुलाई का कम से कम पूरा पड़ा हुआ है, जुलाई का पूरा देख लीजिए, अगस्त का देख लीजिए, और 2023 करंट नाम से मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें कुछ करंट मैंने जो है पहले से डाल रखे हैं। इसे पूरा इसलिए देख लेना है कि आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, अभी इस करंट को मैं आगे ही बढ़ाऊंगा, लेकिन इसी क्रम में पेट के एग्जाम के ही पॉइंट ऑफ दृष्टिकोण से हम आधुनिक भारत की कुछ चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला हम देखेंगे कि भारत आने वाली व्यापारिक कंपनियों का क्रम, यानी आधुनिक काल में, प्राचीन में नहीं, मध्यकालीन में नहीं, आधुनिक काल में भारत आने वाली व्यापारिक कंपनियों का जो क्रम था उस पर अगर हम ध्यान लगाएं तो सबसे पहले जो भारत में आए वो थे पुर्तगाली, फिर आए डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिस, फिर फ्रांसीसी। एक नाम यहाँ जोड़ सकते हैं, आजकल कभी कभी पूछ, डेनिस का मतलब डेनमार्क वाले। ठीक है, डेनिस, फ्रांसीसी। सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे बाद में आए फ्रांसीसी। सबसे पहले पुर्तगाली आए और भारत से सबसे बाद में गए भी पुर्तगाली। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना है। अब पुर्तगालियों के संदर्भ में जो क्वेश्चन अपना बन रहा है कि कौन सा ऐसा पुर्तगाली था या कौन सा ऐसा व्यापारिक अभियान था जो सबसे पहले भारत आया, तो सब लोग बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वास्को डी गामा। ठीक है, 1498 ईस्वी, 1498 ईस्वी में भारत आया। कहाँ से आया था? पुर्तगाल से आया हुआ था। कहाँ उतरा? तो वर्तमान केरल के कालीकट तट पर, कालीकट तट पर उतरा, और वहाँ का जो शासक था जिसकी उपाधि थी जमोरिन, उपाधि है इसकी जमोरिन, ये ध्यान रखिएगा, जमोरिन ने इसका शासक किया। लेकिन अरब के मुसलमानों को ये पसंद नहीं आया और पुर्तगालियों को वहाँ थोड़ी सी असुविधा हुई। वास्को डी गामा आया, और डेट के बारे में अगर देखा जाए तो अधिकतर जगहों पे हमको 17 मई की डेट मिलती है। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया। ये पहला ऐसा अभियान था जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की बात की जाए तो समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डी गामा ने। ठीक है, अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाते हुए केप ऑफ गुड होप से होता हुआ वो भारत में पहुंचा, कालीकट यानी केरल। ठीक है, वास्को डी गामा आया, यहाँ से वो काली मिर्च लेकर के गया यूरोप, और कहा जाता है कि 60 गुना लाभ उसको मिला। और जब ये बात यूरोप में फैली तो बात छिपूते रह नहीं सकती है, बात तो फैलना ही फैला है। पहला अभियान वास्को डी गामा के नेतृत्व में आया। ठीक, इसके बाद दूसरा अभियान भी पुर्तगालियों का आया। तो जो दूसरा अभियान आया वो 1500 ईस्वी में, पुर्तगालियों का दूसरा अभियान ये भारत पहुंचा। और पहला तो सबको याद है कि वास्को डी गामा, लेकिन अगर पूछ लिया कि दूसरा पुर्तगाली अभियान दल किसके नेतृत्व में आया तो क्या आंसर होगा? तो यहाँ हमारा आंसर होगा पेड्रो अल्वारेज। ठीक है, पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान भारत पहुंचा। अभी पुर्तगाली भारत आ चुके हैं। ठीक है, वास्को डी गामा एक बार 1502 में, फिर दोबारा दूसरी बार भारत आता है। लेकिन पुर्तगाली जब भारत के साथ व्यापार शुरू करते हैं तो व्यापार को नियंत्रित करने के लिए भी उनको कुछ करना है। तो पुर्तगालियों ने जब व्यापार शुरू किया तो भारत में अपने गवर्नर नियुक्त करने शुरू किए। उनका काम ये था कि यहाँ से व्यापार
पुर्तगाल और भारत के बीच व्यापार को नियंत्रित करना। तो उस संदर्भ में ध्यान रखना है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था, ठीक है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये पहला फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये था पहला पुर्तगाली गवर्नर, ठीक है। कब से कब तक, इसको भी देख लेना होगा। तो ये रहा 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पहला पुर्तगाली गवर्नर बना करके भारत के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए भेजा गया। 1505 से 1509 ईस्वी तक ये पहले पुर्तगाली गवर्नर के रूप में भारत में रहा। अभी ध्यान रख लेना है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसने जो भारत में जो नीति अपनाई कि भारत के साथ कैसे व्यापार किया जाए, तो इसने बहुत शांतिपूर्वक व्यापार किया। तो इसके व्यापार को एक नाम दिया गया कि इसकी नीति को नाम दिया गया ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाई, तो पहले फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। अभी ध्यान रखना है, इसी को हम कह सकते हैं शांत जल की नीति, ठीक है। तो ये आया, लेकिन अभी पुर्तगाली शक्ति का ये इसने वास्तविक तौर पर भारत में पुर्तगाली शक्ति की इसने वास्तविक तौर पर स्थापना नहीं की। दूसरा जो गवर्नर आया अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये जब भारत आया, ठीक है, तो इसका अगर हम कालक्रम देखें तो 1509 से 1515 तक, 1509 से 1515 तक इसका कार्यकाल रहा। और फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। ये सबसे बेसिक पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इतना ही ध्यान रख लेना है कि सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना हमें तैयार होना चाहिए। कई पुर्तगाली गवर्नर है, लेकिन शुरुआत के ये जो हमको ये दो हैं, इनको विशेष ध्यान रखना है कि पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था इस पे, तो वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से 1509 तक। दूसरा कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक। ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति किसने अपनाई, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई, ठीक है। पुर्तगाली शब्द का वास्तविक संस्थापक कौन रहा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक। तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो हमें ध्यान में रखने होंगे। जैसे वास्को डी गामा आपने कई बार आंसर दे रखा है, अब वो पूछता है कि दूसरा पुर्तगाली अभियान किसके नेतृत्व में आया, तो पेट्रो अल्वारेज या पेट्रो अल्वारेज के नेतृत्व में 1500 ईस्वी में। पूरा नाम है कैब्रल, भी आप आगे जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब पुर्तगाली आए तो अगला क्वेश्चन जो ये बनाते हैं कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो ये ध्यान रखना है कि 1503 ईस्वी में। फैक्ट्री का मतलब यहाँ ध्यान रखिए कि उन्होंने कोई फैक्ट्री नहीं खोली, तो जो ये व्यापार करना है तो सामान खरीदना है, फिर उनको अपने जहाज पे लादना है, तो उसके लिए सुरक्षित जगह चाहिए ना। तो वह जो सुरक्षित जगह या जो घेरा बना लेते थे, उसी को ही इन्होंने नाम दिया है फैक्ट्री। तो कभी फैक्ट्री अस्थायी हुआ करती थी, कभी अस्थायी हुआ करती थी। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, चाहे पुर्तगाली, चाहे अंग्रेज, चाहे फ्रांसीसी, वो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेंगे कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, कब स्थापित की। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, कब स्थापित की। वैसे ही फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कब और कहाँ लगाई, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री की बात करें तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 ईस्वी में, ठीक है, कोचीन, और कोचीन आज का कोच्चि, कोचीन केरल में लगाई, ठीक है। अब पुर्तगालियों के बाद ध्यान ये रखना है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना पहले हो गई 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना उसके बाद हुई। तो यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर कंपनी के स्थापना के क्रम में अगर पूछे तो पुर्तगाली कंपनी की स्थापना पहले हुई, उसके बाद अंग्रेज कंपनी की स्थापना हुई, फिर डच कंपनी की स्थापना हुई, फिर डेनिश कंपनी की स्थापना हुई, फिर फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। लेकिन भारत आने के क्रम में अगर पूछे तो यहाँ ध्यान रख लेना है कि पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है ये यहाँ पे दिमाग लगाना होगा। कंपनी की स्थापना के क्रम में अगर ये क्वेश्चन बने
तो अंग्रेज कंपनी की स्थापना पहले हो गई थी, डच की बाद में, अंग्रेज को इधर कर लेना है। लेकिन भारत आने के क्रम में अंग्रेज कंपनी की स्थापना भले ही पहले हो गई, लेकिन भारत आते आते उन्होंने देर कर दी, डच पहले आ गए। ठीक है, तो भारत आने का क्रम अपना यही रहेगा, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। और पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, तो अपना सीधा सा आंसर 1503 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई कोचीन में। ठीक है। हाँ, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बन रहा है वो ये है कि पुर्तगालियों ने गोवा जीता, क्योंकि जब तक पुर्तगाली रहे, देश के आज़ाद होने के बाद भी पुर्तगाली रहे, और जब तक पुर्तगाली रहे तब तक उनका मुख्य केंद्र गोवा ही रहा। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कब, तो अपना आंसर होगा 1510। ठीक है, 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा जीता। अब किससे जीता, कैसे जीता, वो बाद में कभी देखेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा 1510 यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये उस समय शासक था जब ये गोवा जीता गया, इसलिए, और इसने गोवा को अपना जो है मुख्यालय बनाया, और इसीलिए इसको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अभी ध्यान रखिएगा, प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना कहीं, क्योंकि अब तो डच आए तो उनको भी तो अपना सामान उतारना है, फिर ले जाना है। तो प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना अगर देखा जाए तो 1605 ईस्वी में, और जगह है मसूलीपट्टम, कहीं कहीं मछलीपट्टम भी इसको लिखा जाता है। ठीक है, मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम, आंध्र प्रदेश के आसपास आज के। ठीक, तो वहाँ इसकी स्थापना हुई पहली डच फैक्ट्री की 1605 ईस्वी में। ठीक है। वैसे ही जो अगला क्वेश्चन पता, पहली अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई, तो यहाँ ध्यान में रखिएगा, दो चीजें ध्यान में रखनी है कि 1611 ईस्वी में पहली, अब इसी शब्द पे ध्यान रखना है, अस्थाई अंग्रेज कोठी, कोठी कह लें चाहे फैक्ट्री कह लें, दोनों को ध्यान में रखिएगा। एक ही आशय में इसका प्रयोग जो है किताबों में किया गया है। और ये वो स्थान है जहां अंग्रेज अपना सामान खरीद के रखते थे ब्रिटेन भेजने के लिए, और ब्रिटेन से कोई सामान ले आए तो भारत में पहुंचाने के लिए वो सामान वहां पे रखा जाता था। तो अंग्रेजों ने भी अपनी पहली कोठी जो अस्थायी थी, इसी पॉइंट पे ध्यान रखना है, वो स्थापित की मसूलीपट्टम में। तो 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने, अगर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी कोठी कहाँ स्थापित की, कब स्थापित की, तो 1611, और जगह होगी मसूलीपट्टम या मछलीपट्टम। अब इन्होंने अपना अस्थाई, अब इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, अब इसको कर देते हैं 1613 ईस्वी में पहली अस्थाई अंग्रेज फैक्ट्री कह लें या अंग्रेज कोठी कहाँ खोली गई, सूरत में। ठीक है, गुजरात। तो इसी पॉइंट पे ध्यान में रखना है कि 1611 अगर पूछ रहा है तो मसूलीपट्टम, और 13 में सूरत। तो 13 में जो अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री खोली वो अस्थाई थी। ठीक है, और 11 में जो खोली वो अस्थाई थी। अब इसी संदर्भ में हमें ध्यान रखना है पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री तो 1668 ईस्वी में, ठीक है, 1668 ईस्वी में ये भी खोली गई सूरत में, फ्रांसीसी कोठी या फैक्ट्री, ये ध्यान में रख लेना है। ये सबसे बेसिक। तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे ख़त्म। रीजन स्पष्ट है, समय का थोड़ा अभाव है, और कल इसी क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और अन्य चीज़ों पर भी ध्यान देंगे। जैसा मैंने यहाँ पे भी पढ़ाया वैसे ही कुछ चीज़ें लिखी रहेंगी, कुछ चीज़ें हम ऐसे पढ़ाते पढ़ाते लिखेंगे। आपका काम है बस ध्यान से सुन लेना। अगर नहीं नोट करना चाहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से पूरा वीडियो एक बार देख लेने के बाद हो सकता है कि आपको कुछ नंबर का फ़ायदा हो जाए। उम्मीद तो यही रहेगी। अब इधर 2 दिन, जिनका पेपर 28 को है वो 2 दिन ध्यान बना कर रखेंगे, और जिनका पेपर 29 को है वो 3 दिन ध्यान बना कर रखेंगे, और जिनका पेपर 29 को है वो शाम की वीडियो जो अपलोड होगी पेपर 28 का होने के बाद उसको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो इतना तैयार करिए, कल हो सकता है 2 या 3 वीडियो के साथ हम मिलें। जैसे समय की उपलब्धता होगी वैसा ही काम कर लेंगे। ठीक, पीछे जितना कहा गया है भूगोल को दोहरा लेना है, संविधान मैंने पढ़ा रखा है, हाँ विस्तृत है लेकिन सुनना ही है। ठीक, तो थोड़ा फॉरवर्ड करके भी सुन सकते हैं।
ठीक है। और भूगोल के 8 या 9 वीडियो जो प्लेलिस्ट में वो देख लेने हैं, करेंट का वीडियो देख लेना है। तो इतना आप तैयार करके रखिए, 40 में से 25 से 30 क्वेश्चन तक आप पहुँचेंगे। हाँ, 2 दिन तक हम लोग थोड़ी मेहनत करेंगे और इन 2 दिन में उम्मीद ये रहेगी कि हम पहुँच जाएँ 35 से 40 के बीच में। ठीक है, इतना तैयार करिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अन्य विद्यार्थियों को भी अपने चैनल के साथ जोड़ने का प्रयास करें। तो इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।